हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस लॉ को। बिजनेस लॉ में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बीकॉम स्टूडेंट हो, सीए एंट्रेंस वाले स्टूडेंट हो, मतलब जो सीपीटी बैच हो, सीएस फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो, या कोई भी जिसे लॉ में इंटरेस्ट है वो ये वीडियो ज़रूर देख सकता है। उसके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये टर्म्स देखते ही अपन को पता चल रहा है कि बहुत ही पुराना लॉ है। बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो प्रिंसिपल्स पे जो उस समय के लॉज फॉर्म किए थे, ये उस समय का लॉ है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है। हम सबको पता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है? लॉ को बनाना, टू मेक लॉज। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ को बनाता है। इसकी भी कुछ लिस्ट होती है, जैसे कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो लॉज बनाती है उनको भी क्लासिफिकेशन, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी क्लासिफाइड कर रखा है कि कौन किस किस पे लॉज बना सकता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या है? एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो कौन गवर्न करता है? गवर्न्स द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। हिस्ट्री देखिए अपन, तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के जो प्रिंसिपल्स है उस पे बेस्ड है। क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक्ट है, मींस इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉर्म किया था। इट वॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। इसको किसने इनेक्ट किया था? इसको किसने बनाया था? ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। टू स्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स को स्टैब्लिश करने के लिए, कुछ रूल्स को स्टैब्लिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इनको ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? फॉर्म किया था। कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। द एक्ट ड्रॉज हेविली फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एज डेवलप्ड बाय द इंग्लिश कोर्ट्स। तो इंग्लिश कोर्ट्स ने, जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया था, जो कि अब हमारा क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट का इनेक्टमेंट कब हुआ था? इनेक्टमेंट मतलब इस एक्ट को बनाया कब गया था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was passed by the Imperial Legislative Council। जो हमारे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इस एक्ट को बनाया गया था 25 अप्रैल 1872 के अंदर, जिसको गवर्नमेंट जो है, हमारे गवर्नर जनरल जो है, उनकी असेंट, मतलब उन्होंने उस पर स्वीकृति कब दी थी? 9 मई 1972। 9 मई को जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उन्होंने एसेंट मतलब स्वीकृति इस पे दी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लॉज के लिए 9 मई 1872 में। अब कमेंसमेंट मतलब कि इन्फोर्स में कब आया था, ये लागू कब हुआ था? तो कमेंसमेंट कब हुआ था हमारा? 1 सितंबर 1872 को जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो हमारा कमेंस्ड हुआ था। The act came into force on 1 September 1872. This means that provisions of the act became effective and applicable from the date onwards. Means जो 1 सितंबर 1872 इस डेट से जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस है उनको एप्लीकेबिलिटी मिली थी, मतलब वो लागू हुए थे, इन्फोर्स हुए थे। कमेंसमेंट मतलब उनका शुरुआत हुआ था। अब मैंने आपको बताया कि 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों लिस्ट में से जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब क्या है कि जो स्टेट है और जो यूनियन है दोनों मिल के जो है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लॉज बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में आने का मतलब है जो स्टेट और यूनियन दोनों मिल के उस पर लॉज बना सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। तो इसको पढ़ते हैं अपन। जो इन इंडियन फेडरल सिस्टम लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो किस में डिवाइडेड है? मतलब लॉ बनाने की जो पावर्स है वो किस में डिवाइडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। द सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे लेजिस्लेट कर सकती है, जिस पे लॉज बना सकती है, वो सारे सब्जेक्ट्स किस में कवर्ड है? कॉन्करेंट लिस्ट में कवर्ड है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is included in the concurrent list because
कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ सब्जेक्ट ऑफ शेयर्ड जुरिस्डिक्शन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट क्यों है? क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों मिलकर लॉज बना सकते हैं। बोथ कैन मेक लॉज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन। इसके भी कुछ लिमिटेशंस होती है, उन लिमिटेशंस तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदी, मैंने किसी से एक पेन खरीदा। इस पेन के लिए मैं उसको क्या करूँगी, उसको बोलूँगी भैया मुझे ये पेन दे दीजिए, तो वो मुझे पेन देगा, लेकिन बदले में मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, कुछ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा इस पेन के लिए। तो एक पेन मुझे खरीदने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट के, इनको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। इनको समझने के बाद ही हमें समझ आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। लेकिन कुछ जनरल लैंग्वेज में बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं। आज मैंने ये पेन खरीदने गई, तो मैं पेन खरीदने के बदले में मैंने भैया से पूछा, मतलब शॉपकीपर से पूछा कि भैया आप मुझे एक पेन दे दीजिएगा। तो बदले में, इस पेन के बदले में उसने मुझसे क्या लिए, पैसे लिए। पैसे मतलब कुछ अमाउंट लिया, कुछ मनी ली, कुछ कंसिडरेशन लिया पेन के बदले में। तो हमारे बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं किसी से भी कुछ खरीद रही हूँ, जैसे मैंने किसी को बोला कि आप मुझे मैं कार के शोरूम में गई और मैंने उनको बोला भैया कार दिखा दीजिए, कार खरीदनी है। मैं गई, मैंने कार देखी, मैंने कार खरीदी, कार के बदले में मैंने क्या दिए, अमाउंट दिया, कुछ कंसिडरेशन दी, फिर मैंने कार खरीदी। तो ये हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो हम डेली बेसिस में यूज़ कर रहे हैं। किसी ने क्या लिया, किसी ने क्या सेल किया, परचेज, सेल्स, ये सब हमारी कॉन्ट्रैक्ट का ही क्या है, पार्ट है। तो कुछ टर्म समझते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। पहले आएगा हमारा प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होता है, किसी भी एक पर्सन है जिसका नाम है अंजलि और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है सीता। तो अंजलि ने सीता से कहा कि क्या तुम मेरा पर्स खरीदना चाहोगी। तो अंजलि ने सीता को क्या दिया है, एक प्रपोजल दिया है कि क्या तुम मेरा पर्स खरीदना चाहोगी। उसने अभी उससे क्या किया है, एक ऑफर दिया है। तो प्रपोजल और ऑफर एक तरीके का सिनोनियम है, दूसरे का सिनोनियम है। तो अंजलि ने सीता को क्या दिया है, एक ऑफर दिया है, एक प्रपोजल दिया है। अ प्रपोजल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और एब्स्ट्रेंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। प्रपोजल मैं दूंगी तो अगला मना भी कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो प्रपोजल क्या होता है, विलिंगनेस टू डू और एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम डूइंग समथिंग मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एन ऑफर। तो प्रपोजल क्या होता है, एक तरीके से एक क्या होता है, ऑफर होता है, जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, राइट। अब प्रॉमिस क्या होता है। अब मैंने प्रपोजल तो दे दिया, अंजलि ने सीता को प्रपोजल भेजा कि क्या तुम मेरा पर्स खरीदना चाहोगी। अब सीता ने हाँ करेगी, है ना। अगर वो हाँ करेगी, अगर सीता हाँ करती है तो वो जो प्रपोजल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रॉमिस क्या होता है, a promise is a proposal made by a person to another। एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज रहा है, indicating an intention to do or not to do something। एक इंटेंशन के साथ कि वो हाँ भरेगा या ना, ठीक है। तो अगर अंजलि ने सीता को एक प्रपोजल भेजा और सीता ने अगर उस पर एक्सेप्टेंस दे दी तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। जो प्रॉमिस होता है उसके अंदर दो पर्सन होते हैं। फर्स्ट हमारा प्रॉमिसर, वो जो ऑफर दे रहा है, जो प्रपोजल भेज रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसर। और दूसरा जो पर्सन है उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर कौन होता है, अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल भेज रहा है और ऑफर जो भेज रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसर। और प्रॉमिसी कौन होता है, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिसे वो प्रपोजल भेजा जा रहा है वो जो पर्सन होगा। तो सीता कौन हुई यहाँ पे, प्रॉमिसी हुई, और अंजलि कौन हुई, प्रॉमिसर हुई, राइट। अब कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या होता है। मैंने अंजलि ने सीता को बोला क्या तुम मेरा पर्स खरीदना चाहोगी। तो सीता ने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन अंजलि ने उसमें कंसिडरेशन भी डाला। कंसिडरेशन ये था कि क्या तुम ₹10,000 में मेरा पर्स खरीदना चाहोगी। 10,000 क्या हो गया, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन रिफर्स टू समथिंग वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यू होनी चाहिए उसकी, सच एज मनी, गुड्स और सर्विसेज। चाहे वो मनी के फॉर्म में हो
गुड्स के फॉर्म में हो या सर्विसेज। अगर मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, अगर मैं पार्लर जाकर वहाँ पे सर्विसेज ले रही हूँ तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंसिडरेशन क्या हो गया, कंसिडरेशन मतलब समथिंग वैल्यू है, जिसकी कुछ वैल्यू है, राइट। वो वैल्यू किसी में ही हो सकती है, मनी में हो सकती है, गुड्स में हो सकती है या सर्विसेज में हो सकती है। अगर मैं किसी से कोई चीज़ अदला बदली करी हूँ, जैसे मैंने एक पर्सन है एक्स, उसको बोला कि क्या तुम मेरा पर्स खरीदोगे, तो अगले ने मुझसे बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हें इस पर्स की वैल्यू का एक पर्स और दे दूंगा, तो वो भी गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो भी कंसिडरेशन में आता है। कंसिडरेशन मतलब कोई भी पैसे भी हो सकते हैं कंसिडरेशन में, कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है। बहुत सारी सर्विसेज हम रेंडर करते हैं, तो वो भी सब किस में आता है, कॉन्ट्रैक्ट में आता है। दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसके बीच में जो एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, वो क्या है, कंसिडरेशन। इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सेक्शन 10 में बात करेंगे कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट में होने बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो उसमें हम आगे बात करेंगे। बाकी कंसिडरेशन क्या है, समथिंग सच एज मनी, गुड्स एंड सर्विसेज, समथिंग ऑफ वैल्यू। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है ये देखते हैं। कोई भी ऑफर, कोई भी प्रपोजल जब हम अगली पर्सन को भेजते हैं और जब वो इस पे एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस, राइट। इधर लिख देते हैं, कोई भी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जब ऑफर हम एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो क्या बनता है, प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आता है तो वो क्या बनता है, एग्रीमेंट। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड होता है तो वो क्या बनता है, एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो प्रपोजल भेजते हैं फिर उसमें एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तब वो क्या बनता है हमारा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस में जब हम कुछ कंसिडरेशन डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एन एग्रीमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय अदर पार्टी। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी से एक्सेप्ट किया, ठीक है, इट क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन बना देता है पार्टीज के बीच में। कैसे, अगर मैंने एक पर्सन है, जैसे कि हम अंजलि और सीता का एग्जांपल लेते हैं। अंजलि और सीता दो पार्टीज है। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ, अंजलि ने सीता को क्या भेजा, प्रपोजल। अंजलि ने सीता को प्रपोजल भेजा एक कार खरीदने का, कार का प्रपोजल भेजा। इस कार की वैल्यू क्या थी, ₹5 लाख, 5 लाख उसकी प्राइस थी। अब सीता ने उस पर क्या दे दिया, अपना एसेंट, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ओके मैं खरीदूंगी, एक्सेप्टेंस दे दिया। तो इनके बीच में क्या जनरेट हो गया, एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जनरेट हो गया बिकॉज इसमें क्या है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, प्लस कंसिडरेशन है। तो ये क्या बन गया हमारा, एग्रीमेंट बन गया। तो ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, एग्रीमेंट का एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर रहा है, इन दोनों के बीच में प्रॉमिसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे हम कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब उनको समझ नहीं आता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस आखिर हो क्या रहा है। अगर दोनों के बीच में प्रॉमिसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो एग्रीमेंट में भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकता है। तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है क्या, तो इसके लिए हम एक डिटेल क्लास लेंगे नेक्स्ट में। अब बात करते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट की। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एक पर्सन है जिसका नाम है रोहित और दूसरा पर्सन है जिसका नाम है मोहित। इन दोनों
इसने रोहित ने मोहित से कहा कि क्या तुम मेरी वॉच खरीदना चाहोगे। मोहित ने बोल दिया यस। रोहित ने बोला कि मेरी वॉच 1 लाख की 1 लाख में खरीदनी पड़ेगी। रोहित ने बोला यस मैं खरीद लूंगा 1 लाख में। तो इनके बीच में क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओरल एग्रीमेंट हो गया कि ये जो है मेरी वॉच खरीदेगा 1 लाख में। बट दोनों जो पार्टी है वो माइनर है। तो माइनर क्या होता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? नो। तो माइनर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकती है। माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो इनका एग्रीमेंट हुआ कि ये वॉच बेचेगा इसको ₹1 लाख की, ये क्या हो गया, वॉइड। ये कंप्लीट क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ वो वॉइड हो गया, बिकॉज ये दोनों क्या है, माइनर्स। माइनर आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वॉइड हो गया, बिकॉज ये दोनों क्या है, माइनर्स। वॉइड एग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है। ना ही वो, अगर ये मोहित मना कर देता है वॉच लेके कि नहीं अब मैं ये नहीं दूंगा, इसका अमाउंट नहीं दूंगा, तो हम क्या कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो दोनों पार्टीज हैं ये दोनों क्या है, माइनर। और माइनर जो है वो कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, अ वॉइड एग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। मतलब उनमें लॉ का इन्फोर्समेंट, जो लॉ है वो उसमें जो है इन्फोर्समेंट जो है, मतलब लॉ उसमें कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दोनों माइनर्स हैं। तो माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो लॉ इसमें कुछ भी इन्फोर्समेंट नहीं कर सकता है। लॉ का इसमें कुछ भी वैल्यू, मतलब कोई भी लीगल बाउंडेशन नहीं है, हैज़ नो लीगल इफेक्ट। कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा इसमें। वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहता है फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही। वॉइड एग्रीमेंट्स में शुरुआत से ही कोई भी तरीके का लीगल ऑब्जेक्शन, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल इफेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि वो जो है वो शुरुआत से ही वॉइड होता है। दोनों माइनर्स, अब दोनों बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो उसकी कोई वैलिडिटी रहेगी नहीं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। इट इज कंसिडर्ड एज इफ इट इज नेवर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट में ही नहीं है, उसको उस तरीके से ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अब हमने देखा कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बन रहे हैं, प्रॉमिस। जब ऑफर और एक पर्सन ऑफर दे रहा है, जैसे अंजलि ने सीता को ऑफर दिया, सीता ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, प्रॉमिस बन रहे हैं। अब प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन मिल जाता है, मतलब कुछ वैल्यू मिल जाती है, समथिंग ऑफ वैल्यू, तो वो क्या बनता है, हमारा एग्रीमेंट। वो क्या बनता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, मतलब उसमें लॉ जो है, लॉ की कुछ वैलिडिटी आ जाती है, उसमें लॉ का एग्जिस्टेंस आ जाता है, तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट के अंदर अगर वो एवरी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो जिसमें लॉ का इन्फोर्समेंट आ जाता है, लॉ का लीगल जो इफेक्ट्स है वो आ जाते हैं, तो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। हर वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल बाउंडेशंस आ जाती हैं, वो क्या बनता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, भले ही 2 जने कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 से ज्यादा जने भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं साथ में, दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इट इज कंसिडर्ड ऑफ एन ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, 2 पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशंस बनाता है। दोनों पार्टीज जो है, फिर वो अपने जो अगर दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो कोई भी पार्टी जो है, अगर उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जा सकती है और क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, सूट फाइल कर सकती है कि इस पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ भी होगा, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी ने किया हुआ होगा, तो कोई भी पार्टी जो है वो कोर्ट के अंदर जाकर सूट फाइल करेगी। उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उससे उसको क्या मिलेगी, लीगल रेमेडीज मिलेगी। लीगल रेमेडीज क्या होती है, लीगल रेमेडीज का मतलब ये होता है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोर्ट उसे बाउंड करेगा, या तो उसे क्या करनी पड़ेगी, उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, कि जो भी उसका नुकसान हुआ है वो उसे अगली पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले है अपनी लाइफ में। The Indian Contract Act 1872 plays a crucial role in regulating commercial transaction and other agreements in India. Commercial transactions के अंदर जो मनी रिलेटेड जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो अदला बदली ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन, उनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोवाइड रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच।
कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमारी कुछ राइट्स बनती है उसको लेके। कॉन्ट्रैक्ट से राइट्स, ड्यूटीज़ सब जनरेट होती है, एक लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होता है दोनों पार्टीज़ के बीच कि अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को धोखा दिया तो वो क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी मीन्स कोर्ट में जाके अपनी उसको जो भी हानि हुई है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट टूटने से उसकी जो भी हानि हुई है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो है कोर्ट जो है दोनों पार्टीज पे क्या कर सकती है, बाउंडेशन डाल सकती है, लीगल क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशंस डाल सकती है कोर्ट उस पर। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके बीच, एंड प्रोवाइड रेमेडीज इन द केस ऑफ ब्रीच के केसेस में लीगल रेमेडीज भी कौन प्रोवाइड करवा सकती है, कोर्ट प्रोवाइड कर सकती है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए। सो ये थी आज की क्लास। आई होप आप सबको समझ आया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।